अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि आपने फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर्स पढ़े थे। तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड ईयर में हमारे पास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम भी जो आपका पहला टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, यानी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है इसका बेटा मतलब होता है चार्ज, ठीक हो गया। और स्टैटिक्स आपने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा, स्टैटिक पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एट रेस्ट। तो अब अगर बच्चे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिला के पढ़ें तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, उसकी खसूसियात को डिस्कस करना है जब वो रेस्ट में पढ़ा हो। जैसे कि हमने 10th क्लास में बेटा पढ़ा था कि जब चार्जेस सर्किट में मूव करते हैं, चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं करंट। लेकिन फिलहाल हमने चार्ज को रेस्ट पोजीशन पे रख के उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन जो अरेज होता है वो होता है कि आपके पास चार्ज होता क्या है। आपके पास बेटा जो चार्ज है ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल, आपको पता है कि बाद में जो थ्योरीज आई उन्होंने ये भी बताया कि एटम को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं और एटम के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एटम के अंदर बेटा आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर क्या, उनको हम क्या रेफर करते हैं कि ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और जो आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम क्या रेफर करते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। ये जो आपके पास एटम के अंदर मौजूद होते हैं पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दर हकीकत यही आपके क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद बच्चे आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक चार्जेस, यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस अगर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ये दोनों नेगेटिव चार्जेस, लाइक से मुराद एक जैसे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, दफा करेंगे, एक दूसरे से दूर भेजेंगे उनको। और अगर अनलाइक चार्जेस आ जाते हैं, अनलाइक से मुराद मुख्तलिफ डिफरेंट चार्जेस, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को बेटा क्या करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। तो अब तक ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रो था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक हो गया। रेस्ट पे रख के चार्ज की खसूसियात को डिस्कस करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद चार्ज के आपके पास चार्ज एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक हो गया। दो तरह के हमारे पास चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन। और इसके बाद बेटा लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और आपके पास जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे। वो फोर्स कहाँ से आती है, वो फोर्स किस किस्म की होती है, वो फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो फोर्स किस तरह से चेंज होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस फोर्स का, जितनी भी फोर्स की डायमेंशंस हैं उनके बारे में बेटा हमें जो बताता है वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक हो गया। ये हमारा एक चैप्टर का पहला लॉ क्वेश्चन भी है और बड़े इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई दफ़ा आ चुके हैं। चार्ल्स कूलम्ब नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1874 में ये लॉ पेश किया था। आगे लिखा हुआ है AD। AD से मुराद होता है आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, जो भी एक बात आपने याद रखनी है कि बेटा जब भी हम साइंस में कोई लॉ पढ़ते हैं तो लॉ की एक स्टेटमेंट होती है। लॉ की कभी भी डेफिनेशन नहीं होती, लॉ की स्टेटमेंट होती है, क्योंकि डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, आप किसी चीज़ की 1000 डेफिनेशन कर सकते हो, लेकिन जो लॉ होता है उसकी स्टेटमेंट एक ही होती है, उसमें से आप एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ है, कानून है, कानून का एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। डेफिनेशन जो है किसी एक चीज़ की 1000, उसको 1000 तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो लॉ की आपने इधर डेफिनेशन कभी भी गलती नहीं करनी, आपने हमेशा लिखना है स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो कूलम्ब लॉ बेटा हमारे पास क्या कहता है, द फोर्स, ये किस फोर्स की बात हो रही है, वही फोर्स जो जिसकी वजह से दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर आप इस लॉ को पढ़ना शुरू करें तो ये लॉ बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह के आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ था। वहां पे दो बॉडीज के दरमियान हमने फोर्स निकाली थी, यहाँ पे हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स निकालने लगे। तो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैसी होगी, वो कह रहा है दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक हो गया। एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के वो फोर्स क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फर्ज कर लें बेटा, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे ये दो चार्जेस हैं मेरे पास, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया, r। तो इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड होगा उसको प्रोडक्ट करके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स, और इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये जब हम आगे मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, नोट से मुराद होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज ओनली अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्जेस। ये लॉ जो है इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर यूज हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि पॉइंट चार्जेस क्या है। पॉइंट चार्जेस से मुराद ऐसे चार्जेस, फर्ज कर लो बेटा मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, एक को नाम दे दो Q1 का, एक को नाम दे दो Q2 का, और इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, r। अगर इन दोनों चार्जेस का जो साइज है, ये इन दोनों चार्जेस का साइज है, ये इसका साइज है, ये इसका साइज है, अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके साइज से ज्यादा हो, अगर दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस। ठीक हो गया बेटा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, पॉइंट चार्जेस के ऊपर। उसके बाद इट रिजेंबल्स विद ग्रेविटेशनल लॉ, ये ग्रेविटेशनल लॉ से मुशाबत रखता है, ये पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं। और लास्ट पे लिखा है इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। ये म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये होता है कि ये दोनों तरफ से लग रही होती है। जिस तरह ये दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो Q2 जो है इस Q1 को इस डायरेक्शन में, ये मैंने एरो बनाया, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, और Q1 भी Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये फिर क्या हुई, म्यूचुअल फोर्स हुई, बामी फोर्स हुई, दोनों जानब से लग रही है। ठीक हो गया बेटा। तो अब तक हमने अपनी पहली हेडिंग डिस्कस कर ली है जो कि क्या थी, स्टेटमेंट थी हमारी। उसके बाद बेटा मैं बोर्ड रेज करके अब हम जाएंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ कि मैथमेटिक्स में हम इस लॉ को किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो बेटा अच्छा भी लगेगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो अब जो सेकंड हेडिंग बेटा मैं देने लगा हूं वो क्या होगी आपके पास, मैथमेटिकल फॉर्म। अब बेटा अगर आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है तो मैथमेटिकल फॉर्म आप स्टेटमेंट से देख के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, क्या कह रहे हैं, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी जो आपकी बच्चे फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के। दो चार्जेस मेरे पास क्या थे, Q1 एंड Q2, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको मैंने क्या कह दिया था, r। तो r के स्क्वायर के ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या कर लें, कंबाइन कर लें। जब आप बेटे दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो ऊपर क्या है, Q1 एंड Q2, और नीचे क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं इस प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करूं, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शन के साइन को खत्म कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आया, k। साथ क्या आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम फोर्स। ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है ये किसका फॉर्मूला होता है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब बेटा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट k आया है ये इसमें आपके पास क्या है। तो उसके लिए मैं ये पोर्शन जो है इसको अरेज कर लेता हूं ताकि हम इसको अच्छी तरह डिस्कस कर सकें। अच्छा बच्चों, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो k है ये बेटा, ये जो आपके पास k है ये कांस्टेंट होता है। और इन SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में k की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा सवाल पैदा होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है।
तो एप्सिलॉन नॉट बेटा आपके पास होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से मुराद होता है वैक्यूम, खाली जगह, खला, जहां कुछ भी नहीं है, हवा भी मौजूद नहीं है। और परमिटिविटी जो वर्ड है ये परमिट से निकला है। परमिट से मुराद अंग्रेजी में क्या होता है? इजाजत देना, किसी चीज के अंदर से गुजरने की इजाजत देना। यानी वो क्या कह रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मुराद ये है कि अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, कोई चीज नहीं है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान हवा भी नहीं है, कोई दीवार भी नहीं है, कोई ग्लास भी नहीं है, अगर इन दोनों के दरमियान फ्री स्पेस है, तो वो फ्री स्पेस जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो उस फोर्स को गुजरने की कितनी इजाजत देता है, कितना उस फोर्स को परमिट करता है, जितना उस फोर्स को अपने अंदर से गुजरने को परमिट करेगा वही उसकी क्या कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। अभी हमने किसकी परमिटिविटी पढ़ी है? फ्री स्पेस। गिलास की अलग होगी, वो बुक में आपके पास टेबल बना हुआ है, उसमें सारी वो वैल्यूज दी गई हैं। अच्छा बच्चे, एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल में वैल्यू की बात करें तो वो बेटा होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये आपका एक तरह से बेटा एमसीक्यूज भी में भी पूछ लेते हैं आपको, एमसीक्यूज में भी, कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। ठीक हो गया। के की सिस्टम इंटरनेशनल में वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, की फ्री स्पेस कूलम फोर्स को अपने अंदर से कितना परमिट करती है गुजरने। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। अब बेटा अगर मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे देखिए, अगर बेटा ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूं k की वैल्यू के लिए 1/4 पाई की वैल्यू क्या लगेगी? 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने बता दी। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास क्या आएगी? k की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया बेटा। कांस्टेंट k की वैल्यू आपको पता चल गई। अब बेटा अगर हम कूलम फोर्स के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आपके पास कूलम फोर्स का फॉर्मूला बनेगा? ये देखिए, k की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो k की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक हो गया। सो दिस इज कूलम फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक हो गया। हम इधर लिख देते हैं नीचे, कूलम फोर्स in case of free space. This is the value of Coulomb force when there is free space between 2 point charges. ठीक हो गया बेटा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। लेकिन बेटा सवाल ये पैदा होता है कि फोर्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलता। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? स्टेटमेंट, और हमने उसके बाद उसकी क्या लिखी है? मैथमेटिकल फॉर्म। और फ्री स्पेस के लिए हमने कूलम फोर्स को निकाल के दिखा दिया। ठीक हो गया बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, क्योंकि फोर्स की तो वेक्टर फॉर्म लिखनी चाहिए हमें। समझ आ गई? हमने अभी तक सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाया। तो अब बेटा मैं इस फोर्स की आपको क्या निकाल के दिखाऊंगा? वेक्टर फॉर्म। ठीक हो गया बेटा। इधर देखिए आप, अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं। बेटा फर्स्ट कर लो, हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास एक चार्ज है Q2, ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? इस तरफ। और ये चार्ज इसको किस तरफ रिपेल करेगा? इस तरफ को। तो इसने जो इस पे फोर्स लगाई उसकी डायरेक्शन किस तरफ को हुई? इस तरफ को। इस फोर्स को मैं कह देता हूं बेटा F12, इस फोर्स को मैं कह देता हूं F21।
ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब F12 कौन सी वाली फोर्स है, ये तो गौर से देखना आपने। F12 वाली जो फोर्स है वो कौन सी है, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q2 की जानब से इस तरफ, वो क्या है F12। और F21 फोर्स कौन सी है बेटा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ठीक हो गया, जो Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है Q1 की तरफ से इस डायरेक्शन में, वो क्या है F21। अब बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसका यूनिट वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। उसको मैं कह देता हूं R21। फोर्सेस की डायरेक्शन को सॉरी कूलम फोर्स की डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर शो करता है वो R होता है। और इसी तरह ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर शो करेगा उसको कह देता हूं R12। ठीक हो गया, ये फोर्स और ये उसकी डायरेक्शन, ये फोर्स और ये उस फोर्स की डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये यूनिट वेक्टर किस लिए ड्रॉ किए हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक हो गया, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। हाँ, अगर एक नेगेटिव यहाँ पे चार्ज होता तो दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू हो जाते, अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते। तो अब बेटा आपने ये तो फिर गौर कर लिया होगा कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो उसके लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं इस तरह से इसको लिखूंगा F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल तो हैं लेकिन ऑपोजिट हैं, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और इक्वल क्या बता रहा है, इक्वल तो हैं लेकिन ऑपोजिट है। ठीक हो गया बेटा, अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो इनके बेटा यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के क्या होंगे, फिर ऑपोजिट होंगे। ठीक हो गया बच्चे। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस की वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वो किस तरह से लिखेंगे, F12 किसकी इक्वल आएगा, F12 आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और साथ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R12। फोर्स F12 का यूनिट वेक्टर क्या था, R12। ये यहां तक ये सारा इसका मैग्नीट्यूड इस फोर्स का, और ये इस फोर्स की डायरेक्शन। इसी तरह अगर आप फोर्स F21 को लिखना चाहते हो तो वो क्या आएगी बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और साथ यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R21। ठीक हो गया बेटा। तो ये इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म और ये दूसरी फोर्स की वेक्टर फॉर्म, दोनों फोर्सेस की वेक्टर फॉर्म भी अब हमने लिख के दिखा दी है, और साथ उनकी डायरेक्शन भी आपको नजर आ रही है। डायरेक्शन देने के लिए जाहिर सी बात है हमें क्या बताना पड़ता है, कोई ना कोई यूनिट वेक्टर बताना पड़ता है। तो अब तक मेरे बच्चे हमने स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस कर ली, वेक्टर फॉर्म। ये तीनों हेडिंग्स बना के आपने लिखना है, सबसे पहले स्टेटमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद वेक्टर फॉर्म। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद लास्ट पे जो एक क्वेश्चन अराइज होता है, अभी मैंने बात की थी कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, खला है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एप्सिलॉन नॉट लगाओगे, और उसकी वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम आ गया, कोई इंसुलेटर मीडियम आ गया, गिलास आ गया, दीवार आ गई है, पेपर आ गया, शीशा आ गया, मिरर आ गया, कोई भी चीज आ गई है, तो क्या फिर भी कूलम फोर्स वही रहेगी? बेटा ऐसा नहीं है। जब आप दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम रखते हो तो फिर कूलम फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। ये आपका एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के अंदर, इस चैप्टर के अंदर से, इस टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और वो आता है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स, कि कूलम फोर्स के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। तो अब बेटा वो हम यहां पे निकाल के दिखा देते हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। मैं इसका यहां पे क्वेश्चन भी पहले लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, ये आपने हेडिंग भी टॉपिक के अंदर शामिल करनी है, और हेडिंग क्या दोगे आप, इफेक्ट ऑफ मीडियम।
और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इसे याद रखना है, और वो क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। तो अब बेटा इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आपने एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और इसको अपने टॉपिक के अंदर भी शामिल करना है। वो क्या है कि इफ अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, अगर आप दो चार्जेस के दरमियान क्या प्लेस कर देते हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो बेटा होता है इंसुलेटर मीडियम, यानी अगर आप दो चार्जेस के दरमियान एक इंसुलेटर मीडियम रख देते हो, और इंसुलेटर से मुराद क्या है, जो चार्जेस को जो करंट को परमिट नहीं करता। इंसुलेटर वही होता है ना जो चार्जेस को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो अगर आप दो चार्जेस के दरमियान रख दोगे इंसुलेटर मीडियम, तो जाहिर सी बात है कूलम फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हासिल वसूल क्या हुआ कि अगर आप मीडियम रखोगे कोई और फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के अलावा, वैक्यूम से मुराद होता है कुछ भी नहीं, यानी अगर आप दो चार्जेस के दरमियान भी मीडियम रख दोगे तो कूलम फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कितनी कम होगी, तो उसका आंसर ये है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस देन कूलम फोर्स रिड्यूसेस, कितनी रिड्यूसेस, बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। कितनी रिड्यूस होती है, बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर वो डिक्रीज हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है एप्सिलॉन आर क्या है, तो बेटा ये जो एप्सिलॉन आर है ये है परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की क्या है बेटा, परमिटिविटी है। अब ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको कहां से पता चलेगी बेटा, अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 2 पे जाओगे तो उसके साइड पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में एप्सिलॉन आर यानी तमाम मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी गई है। तो जब आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे तो उस सूरत में आपका जो कूलम लॉ है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये सूरत इख्तियार कर जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ आप क्या लगाओगे, एप्सिलॉन आर भी लगाओगे। मतलब कि अगर मैं कह देता हूं दरमियान में गिलास पड़ा हुआ है तो आप उसके लिए उस टेबल में से वैल्यू देख के यहाँ पे लगाओगे, ठीक हो गया। और एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर दो चीजों के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं है तो हवा तो सॉरी वैक्यूम तो है ही, और उसके साथ आगे एज इट इज Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला है फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और पीछे जो हमने एक फॉर्मूला निकाला था जिसमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था, वो क्या था, कूलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस, और ये क्या है, कूलम फोर्स फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे आपका बच्चे टॉपिक एंड होता है। इसमें बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को आपने जब लिखना है तो आपने इसकी एक तरतीब बना लेनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे तरतीब बनाई। क्या कैसे तरतीब बनानी है तो देख लें। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, स्टेटमेंट, उसके अंदर स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म, जिसमें वो सारा आप करोगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 वो जो सारा आपको मैथमेटिकल फॉर्म निकाल के बताई थी। उसके बाद बेटा इसकी क्या निकाल के दिखाओगे आप, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ये निकली हुई है, दोनों फोर्सेस जो दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे उसकी वेक्टर फॉर्म। और चौथा हेडिंग आप क्या दोगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम। और इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है ये मैंने क्या बताया बच्चे, ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक हो गया बच्चे, तो इस तरह से ये चार हेडिंग्स बना के आप अपने कूलम लॉ के टॉपिक को लिख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।